हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम सूर्य ताप से संबंधित बातों पर अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा कि सूर्य का ताप धरातल तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है और इस ताप की गणना पायरोहेलियोमीटर एक उपकरण आता है, पायरोहेलियोमीटर के माध्यम से सूर्य ताप की गणना होती है और इस सूर्य ताप को पहुंचने में धरातल पर भी 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। हमने ये भी देखा कि सूर्य आग का एक भड़कता हुआ गोला है जिसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसी तमाम बातों की हम चर्चा कर चुके थे। आगे बढ़े तो हमने पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में अध्ययन किया कि पृथ्वी जितना तापमान प्राप्त करती है, जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है, उतनी ही ऊर्जा वापस भी कर देती है, अर्थात रिफ्लेक्ट कर देती है। तो पृथ्वी के धरातल का जो टेम्परेचर है वो संतुलित अवस्था में बना रहता है। इसके अतिरिक्त हम जब आगे बढ़े तो हमने अन्य बातों पर चर्चा की और चलते चलते हम तापीय विलोमता या तापीय प्रतिलोमन तक पहुंचे। हमने देखा था कि पृथ्वी की एक सामान्य प्रकृति यह है या प्रकृति का एक नियम यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता जाता है। प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, तो वहीं धरातल से प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों की जानकारी हमने ली कि उन विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम नहीं होता, अपितु तापमान बढ़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान का बढ़ना भी तापीय प्रतिलोमन या तापीय विलोमता कहलाता है। इन बातों की चर्चा हम पिछली वीडियो में, तमाम वीडियो में कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम तापमान की बात करेंगे कि तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक। तो हेडिंग आती है आपकी तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो कारक अभी हम देखेंगे ये जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, सेम यही चलेंगे। आगामी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तब आपको कुछ यही कारक दिखाई देंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि तो हम पहले पढ़ चुके हैं और ये दोबारा कैसे, बिल्कुल सेम कारक आएंगे, बात वही होगी, बस अंतर ये आ जाएगा कि जहां जहां तापमान शब्द है वहां वहां जलवायु शब्द का इस्तेमाल होगा और कुछ थोड़ा बहुत बदलाव देखेंगे समय के अनुसार। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात किन स्थानों पर तापमान अधिक होता है और किन स्थानों पर तापमान कम। ये एक विशेष बात है क्योंकि सूर्य तो एक है, पृथ्वी भी एक है, लेकिन पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है वो एक समान प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अगर एक समान
समान प्राप्त होती तो आप खुद सोचो, सर्दी गर्मी और बरसात जैसा कोई मौसम नहीं होता, दिन और रात जैसी कोई स्थिति नहीं होती, ऊंचाई पर बर्फ नहीं जमती, नीचाई पर मैदान गर्म नहीं होते, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसे कारक हैं जो तापमान को समान रूप से वितरित होने नहीं देते। और ये सही भी बात है, सूर्य से तो टेम्परेचर समान मिलता है, लेकिन धरातल पर आने पर, पृथ्वी पर आने के बाद उसमें असमानता होती चली जाती है, और इस असमानता के कारण सूर्य का ताप धरातल पर इक्वल प्राप्त नहीं हो पाता। तो क्या है वो कारक, करते हैं चर्चा। पहला कारक आता है भूमध्य रेखा से दूरी। धरातल पर, हमारे ग्लोब पर भूगोलवेताओं के द्वारा कुछ रेखाओं का निर्माण किया गया है, और उन रेखाओं में दो रेखाओं को बांटा गया, एक अक्षांश और दूसरा देशांतर। इस बात की मैं चर्चा पिछली कई वीडियो में आपसे कर चुका हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी को यदि पढ़ना है तो अक्षांश और देशांतर का अध्ययन बेहतर तरीके से करना होगा। और क्लासेस के स्टार्टिंग में ही सबसे पहला जो वीडियो था वो अक्षांश और देशांतर से ही संबंधित था। तो आप अक्षांश और देशांतर को ना भूलें, क्योंकि ये बातें आपको हर टॉपिक में मिलेंगी कि क्या है अक्षांश और क्या है देशांतर। और यहां भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अक्षांश देशांतरों में से ही एक रेखा, अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा का अध्ययन कर रहे हैं। क्या करते हैं चर्चा, देखें इस चीज को। ये हमारे ग्लोब का एक सामान्य रूप कह सकते हैं, पृथ्वी का एक सामान्य रूप है। हमारी पृथ्वी पर कहीं कोई रेखा नहीं खींची हुई है। वास्तव में अगर देखें तो पृथ्वी पर आपको ऐसी कोई रेखा मिलेगी ही नहीं कि आप रास्ते में जा रहे हैं और पैर से टकरा गए, या हाथ ऊंचा किया और आपने रेखाएं पकड़ ली। नहीं, धरातल पर, पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है। ये तो वैज्ञानिकों के द्वारा, भूगोलवेताओं के द्वारा ग्लोब पर और मानचित्र पर अंकित की गई कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनका बहुत ज्यादा उपयोग माना जाता है। तो पहले मैं एक बार दोबारा शुरू कर दूं अक्षांश रेखा देशांतर रेखा का परिचय। ये हमारा ग्लोब है और ये दिशाएं आती हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ग्लोब पर उपस्थित वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से मिलाने का कार्य करती हैं। एक एक शब्द को सुने, ग्लोब पर उपस्थित वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से मिलाने का कार्य करती हैं, या यूं कह दें कि पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से मिलाने का कार्य करती हैं। ऐसी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और इन अक्षांश रेखाओं की संख्या इस तरह से 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री ही दक्षिण में।
विस्तार से नहीं जाऊंगा तो टॉपिक से भटक जाएंगे। फिर ये जो मिड वाली रेखा है, इस रेखा को नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। आप देख सकते हैं भूमि को मध्य से बांटने वाली रेखा, आधी भूमि ऊपर आधी भूमि नीचे, आधी पृथ्वी ऊपर और आधी पृथ्वी नीचे। इस ऊपरी भाग को जो कहा जाता है वो कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी गोले का आधा। ये पूरा गोला, गोला प्लस अर्ध यानी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और निचला हिस्सा दक्षिण दिशा में है, इसलिए इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध और निचला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। मिड वाली रेखा हो गई आपकी भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमि को मध्य से बांटने वाली रेखा। तो हम इसी बात की बात कर रहे हैं, ज्यादा विस्तार से जा रहे हैं बात पे। भूमध्य रेखा से दूरी, कोई भी स्थान जो जितना भूमध्य रेखा से दूर होगा वहां सूर्य का ताप कम प्राप्त होगा, और जो स्थान भूमध्य रेखा के नजदीक होगा वहां सूर्य का ताप अधिक प्राप्त होगा। कैसे? हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, अर्थात पृथ्वी का जो सेंटर इस तरह से आना चाहिए वो पृथ्वी का सेंटर इस तरह ना आकर इस तरह से, यानी पृथ्वी यूं ना होकर यूं झुकी हुई है। तो ऐसे में जो सूर्य है, हालांकि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, पिछली वीडियो में भी हम इस बात की चर्चा कर चुके थे, फिर बता रहा हूं सूर्य अपनी जगह स्थिर है, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति यानी परिभ्रमण और परिक्रमण गति के कारण हमें यह आभास होता है कि गति सूर्य कर रहा है, अन्यथा सूर्य गति नहीं कर रहा। तो सूर्य से यहां से इस जगह मौजूद है, यहां के बाद सूर्य पहुंचता है कर्क रेखा तक ओनली, और नीचे लौट आता है फिर मकर रेखा पर। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, सूर्य गति नहीं करता है, गति करती है पृथ्वी, लेकिन हमें आभास होता है, हमें महसूस होता है कि सूर्य गति कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इलाका है यहां पर टेम्परेचर अधिक होता है, क्योंकि सूर्य की गर्मी यहां अधिक मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम यहां से ऊपर जाएंगे सूर्य की किरणें क्या होती जाएंगी? तिरछी होती जाएंगी। उसी तरह से नीचे आएंगे तो नीचे आने पर भी सूर्य की किरणें क्या होंगी? तिरछी होंगी। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे किरणें तिरछी होती चली जाती हैं, और यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर अधिक होता है और उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में टेम्परेचर कम। यही कारण है कि यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। ये बर्फीला क्षेत्र है जहां पर बर्फ जमी हुई है। उसी तरह दक्षिणी भाग भी पूरी तरह से बर्फीला क्षेत्र है, जहां कई सेंटीमीटर या मीटर नहीं, कई कई किलोमीटर मोटी परतें छाई हुई हैं। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं, और पहुंचता है तो बहुत कम। इसलिए यहाँ वर्ष के लगभग 9 से लेकर 10 महीने यहाँ बर्फ का जमाव रहता है। तो पहला टॉपिक था हमारा ये कि भूमध्य रेखा से दूरी, जो स्थान भूमध्य रेखा से जितना ज्यादा दूर होगा वहां उतनी ही ज्यादा ठंड होगी, और जो स्थान भूमध्य रेखा से जितना ज्यादा नजदीक होगा वहां तापमान और गर्मी उतनी ही अधिक होगी। तो पहला टॉपिक भूमध्य रेखा से दूरी।
वही बात करें नंबर 2 पॉइंट की, समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता चला जाता है। इस बात की हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता चला जाता है। अब ये ध्यान रखें कि प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है। तो समुद्र तल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम, और जो समुद्र तल के इलाका नजदीक है वहां टेम्परेचर अधिक। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये बेस लाइन, ऊंचाई पर यहां पर टेम्परेचर 30, 29, 28, 27 और 26, ये टेम्परेचर है इस तरह से। तो जैसे जैसे यहां से हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तापमान वैसे वैसे कम हो रहा है, और जो स्थान नजदीक है यहां पर वहां टेम्परेचर ज्यादा है। प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है। आप किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, वहां पर उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखा होगा जिस भी आप शहर में रह रहे हैं, जयपुर, दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, आगरा, कर्नाटक, जो भी जगह जहां पर भी है, कर्नाटक नहीं सॉरी कर्नाटक राज्य है, जहां पर भी आप जा रहे हैं, जिस भी राज्य के जिस भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे छोटा कोई गांव हो या बड़ा कोई महानगर हो, आपको एक बोर्ड दिखाई देगा पत्थर का, और उसके ऊपर उस जगह का नाम और नीचे छोटे अक्षरों में आप देखना में लिखा हुआ होता है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी उस प्लेटफॉर्म की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। तो जो स्थान जितना ज्यादा ऊंचा होगा वहां उतना ही टेम्परेचर कम, और जो स्थान जितना नीचे होगा वहां उतना ही टेम्परेचर अधिक होगा। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है तापमान को। इसके अतिरिक्त समुद्र तट से दूरी, ध्यान रखना यहां समुद्र तल है और यहां समुद्र तट है। तल और तट में काफी अंतर होता है। तल मतलब सतह और तट मतलब किनारा। यहां समुद्र तल में भी कुछ ट्विस्ट है जिसकी चर्चा अगली वीडियो में जब महासागरों की चर्चा होगी तब करेंगे कि समुद्र तल होता क्या है। आप ये मत सोचना कि जो ऊपर की सतह है उसे समुद्र तल मानेंगे या निचली सतह है उसे समुद्र तल मानेंगे। इन दोनों को ही समुद्र तल नहीं माना जाता है। समुद्र तल की जो गणना होती है वो उस स्थान से होती है जहां से ज्वार उठते हैं और जहां भाटा वापस लौटते हैं, क्योंकि समुद्र की ये सतह जो है, जो निचली सतह है बिल्कुल ये ऊबड़ खाबड़ है, तो यहां से किसी की गणना करना आसान नहीं है। और ये सतह जो है वो भी लहरदार है, तरंगें लहरें उठती रहती हैं, तो यहां से भी गणना संभव नहीं है। इसलिए जहां से ज्वार उठते हैं और जहां भाटा उतरते हैं उसे समुद्र तल माना जाएगा। अब आप ये कहेंगे तो ज्वार भाटा क्या है, इसलिए अभी मैं इस चीज को नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि ज्वार भाटा लूंगा तो एक नया टॉपिक शुरू होगा, फिर उस टॉपिक में फिर एक नया टॉपिक निकलेगा और हमारे पुराने टॉपिक से रास्ता भटक जाएंगे। तो अभी तो नेट में चर्चा ना करें। समुद्र तट से दूरी, जो स्थान समुद्र तट से जितना ज्यादा दूर होगा वहां की जलवायु उतनी ही विषम होगी, और जो स्थान समुद्र तट के नजदीक होगा वहां की जलवायु सम और नम बनी होगी। कारण है समुद्र है, इस तरह से ये समुद्र है, ये किनारा है, सूर्य की गर्मी प्राप्त हुई, बाष्पीकरण हुआ, बादल बने और वर्षा इन्हीं स्थानों पर हो गई, तटीय भागों पर हो गई। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे वर्षा में भी क्या आती चली जाएगी, कमी आती जाएगी। सूर्य का टेम्परेचर तो प्राप्त होगा लेकिन वर्षा की प्राप्ति नहीं होगी। परिणाम में यहाँ का जो मौसम है वो सम और नम बना रहता है,
जबकि जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे वहां के मौसम में बदलाव आता चला जाता है। यही कारण है मुंबई शहर की जलवायु एक अलग ही जलवायु देखने को मिलती है। मुंबई में कब बारिश आ जाए और कब मौसम साफ हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। घर से आप निकलते हैं, कुछ दूरी पर चलते हैं, हो सकता है बारिश हो जाए और थोड़ी देर बाद धूप निकल आए। कारण है वो इलाका समुद्र के पास है, तुरंत वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं और उसी स्थानों पर वर्षा करा दी जाती है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बादलों में कमी आएगी, नमी में कमी आएगी, क्षेत्र सूखा होगा और गर्म होगा। तो समुद्र तट के पास के इलाके का जलवायु, वहां का टेम्परेचर सम और नम बना रहता है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है जलवायु वैसे वैसे विषम होती चली जाती। आज हम इन 3 टॉपिक की चर्चा करेंगे। कुछ टॉपिक और हैं जो एक साथ पूरे हो भी नहीं पाएंगे, तो ऐसे में कुछ टॉपिक्स आज और कुछ बचे हुए जो पॉइंट हैं इसके वो आगामी वीडियो में एक साथ करवाए जाएंगे, क्योंकि एक साथ अगर इतनी लंबी वीडियो बनाएंगे तो काफी समय हो जाएगा। तो ऐसे में आधा टॉपिक अब और आधा टॉपिक हम आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमने 3 तत्वों के बारे में जाना, शेष की जानकारी आगामी वीडियो में हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।